नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू होगी और पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी या भारत का जो संविधान है लगभग 24 से 25 क्लास होंगी और 24 से 25 क्लास में पूरा का पूरा संविधान कवर किया जाएगा। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो जो वर्ड आते हैं, जो बीच बीच में समय समय पर बीच में शब्द आएंगे, उनका प्रयोग कहाँ पर क्या होगा, उनका मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ। भारत का संविधान जो है एक दिन में तो बनकर तैयार नहीं हुआ, एक क्रमबद्ध ढंग से पूरा का पूरा संविधान एक क्रमबद्ध ढंग से विभिन्न घटनाओं का एक परिणाम है। ठीक, जो भारत में शुरुआत होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आएगी, बाद में जो है किंग मेकर की भूमिका में आएगी और भारत में शासन कार्य करना प्रारंभ कर देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए जो है ब्रिटेन की संसद द्वारा समय समय पर कानून भेजे जाएंगे, जिसको कहा जाएगा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास या जो है इंडियन पॉलिटी की शुरुआत। ठीक, वहां से लेते हुए फिर जो है किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, इसके लिए संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा का गठन होने के पश्चात संविधान किस प्रक्रियाओं के तहत बना, उसके लिए समितियां क्या थी। फिर इसके बाद भारतीय संविधान के विभिन्न पार्ट शुरू होंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में किस तरीके से भारत संसद के बारे में या भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नागरिकता, फिर मूल अधिकार, पूरा सारे चैप्टर जो है क्रमबद्ध ढंग से पढ़ते जाएंगे। लेवल थोड़ा सा आज के एग्जाम को देखा जाए तो एसएससी के एग्जाम को देखकर ये लगेगा कि ये पीसीएस के एग्जाम से लेवल अच्छा है, तो थोड़ा इसे अच्छे लेवल में पढ़ेंगे और हर एक क्लास के बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन ये जो क्लास होगी क्लास की थोड़ी सी डेप्थ में होगी। ठीक, कि एक बार पढ़ लो, 25 क्लास पढ़नी है तो 25 क्लास पढ़ने के बाद हमें किसी भी एग्जाम के लिए और किसी सोर्स से हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, तो इतने बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज उसी के क्रम में पहली क्लास जो है इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, पॉलिटी की इंट्रोडक्टरी क्लास है कि भारत बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के बेसिक्स क्या हैं। तो इसमें जनरल सी विभिन्न अवधारणाएं होंगी कि किस तरीके से राज्य व्यवस्था के अंतर्गत या संविधान के संबंध में जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग होगी मेनली। ठीक, तो शुरुआत करते हैं कि 3 वर्ड आते हैं, देश, राज्य और राष्ट्र। देश, राज्य और राष्ट्र। ठीक, यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर जो राज्य वर्ड लिखा हुआ है, राज्य का मतलब ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये नहीं हुआ। उसके लिए यहाँ पर पॉलिटी में प्रांत शब्द का प्रयोग होता है। अब देश, राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या होता है। देश जो होता है, देश एक भौगोलिक शब्दावली है। ठीक, देश एक भौगोलिक शब्दावली है, यानी इसमें भौगोलिक रूप से विभाजन किया जाएगा। किसी क्षेत्र का भौगोलिक रूप से अगर विभाजन किया जा रहा है, ठीक, तो भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक विभाजन किस तरीके से होता है, इसके लिए होता है कि भूगोल के द्वारा किसी क्षेत्र की सीमाएं बांधी जाएं। ठीक, तो इसके लिए होता है कि एक अपना एक निश्चित भूभाग हो, ठीक, और उस भूभाग पर एक निश्चित जनसंख्या निवास करती हो। ठीक, तो उसी को क्या कहा जाएगा, देश कहा जाएगा। तो इसके लिए जब कभी भी देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि भारत एक देश है। ठीक, तो इसके लिए यही क्वेश्चन आएगा कि भारत एक देश है, ये अपूर्ण है। अगर देश वर्ड आ रहा है तो इसके आगे ये जरूर लिखा होगा भारत एक देश है जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक, तो ये जो है देश एक भौगोलिक शब्दावली है। ठीक, समय समय पर क्वेश्चन एसएससी ने खूब पूछे हैं इसमें। राज्य जो है, राज्य एक राजनीतिक इकाई है, एक पॉलिटिकल यूनिट है। पॉलिटिकल यूनिट, इससे क्या मतलब हुआ कि पॉलिटिकल यूनिट में देश में जैसे एक निश्चित क्षेत्र था, जनसंख्या थी, तो इसमें भी निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या होगी, यानी एक देश तो होगा। और देश के साथ में इसमें अगर संप्रभु सरकार है, ठीक, एक सोवरेन गवर्नमेंट है। आगे पढ़ोगे सोवरेनिटी क्या होती है, मेनली अभी इतना मतलब समझ लो कि संप्रभु सरकार का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो बिना किसी बाह्य दबाव में आकर अपने देश के लिए नियम कानून खुद बनाए। ठीक, यदि भारत है तो भारत अपने नियम कानून खुद बनाएगा, किसी अन्य देश का कोई भी दखल स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, राज्य होगा। तो देश प्लस संप्रभु सरकार, यानी एक निश्चित भूमि, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या और उसकी सरकार जो किसी बाह्य दबाव में आकर कार्य नहीं करेगी, ये सब मिलाकर क्या बनेगा, राज्य बनेगा। ठीक, राष्ट्र जो है, राष्ट्र में क्या होगा कि एक निश्चित जनसंख्या होगी, भूमि भी होगी और इसके साथ में उसकी अपनी संस्कृति होगी।
ठीक, उसका अपना एक कल्चर होगा, ये सब जो है मिलाकर जो है राष्ट्र कहलाएंगे। तो तीनों वर्ड का मतलब समझना, देश जो है ये भौगोलिक शब्दावली है, राज्य जो है पूरा पॉलिटिकल यूनिट है यानी राजनीतिक शब्दावली है, और राष्ट्र जो है ये मान लो कि भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों का मिला जुला रूप है। ठीक, तो ये देश, राज्य और राष्ट्र का नाम याद रखना। अब जो भी भारत का संविधान पढ़ोगे तो भारत के संविधान के पढ़ने में जहां भी राज्य शब्द आएगा उसके लिए सरकार मानो। ठीक, यानी भारत सरकार, सरकार के, केंद्र सरकार या भारत सरकार के रूप में माना जाएगा, ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो सब प्रांत कहलाएंगे। ठीक, तो उसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट समय समय पर जैसे न्यूज़पेपर हो गया या जो है कहीं पर लिखा देखते होगे, सरकारी गाड़ियों में, वाहनों में लिखा देखते होगे, कहीं पर भारत सरकार लिखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, कहीं पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा होगा, ऐसा जो है अलग अलग चीजें मिलेंगी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो एक वर्ड आता है शासन, एक वर्ड आता है प्रशासन। शासन और प्रशासन में अंतर क्या होता है? शासन और प्रशासन में अंतर मेनली ये होता है कि जो शासन होता है, शासन का मतलब ये हुआ कि शासन के अंतर्गत विधायिका और मुख्य रूप से विधायिका शामिल होती है। विधायिका का मतलब क्या हुआ कि जैसे केंद्र सरकार, ठीक, केंद्र सरकार में क्या, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, इसके जो मेंबर्स हैं ये सब शासन के अंग हुए। ठीक, तो संसद हो गई या विधानमंडल हो गए, इसको प्रशासन पर वरीयता दी जाती है। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का मतलब ये हुआ जितना अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है वो सब प्रशासन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो जो शासन होता है वो सर्वोच्च होता है और शासन के अंडर में ही प्रशासन कार्य करता है। ठीक, यानी हमारे देश के जो मतलब नेता हैं, नेताओं के अंडर में ही एक पढ़ा लिखा IAS भी कार्य करता है। ठीक, तो इन दोनों में अंतर यही होता है। अब जो है शासन, इसके बारे में थोड़े से डिटेल में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे शासन है तो शासन क्या है? निर्वाचित होता है, चुनाव होता है। जब निर्वाचित होता है तो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। ठीक, तो यानी कार्यकाल इनका निश्चित होता है जो होता है 5 वर्ष का। वहीं पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन क्या होता है? नियुक्त होता है। शासन निर्वाचित होता है, जनता चुनती है, जबकि प्रशासन नियुक्त होता है। उसके लिए सरकारी एजेंसियां जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है और एग्जाम के थ्रू भर्ती कराती है। जब एग्जाम में भर्ती होगी तो उनका कार्यकाल क्या होगा? निश्चित होगा। उनका कार्यकाल निश्चित नहीं था, उनका मतलब पर्टिकुलर कार्यकाल निश्चित था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका कार्यकाल स्थायी रहता है। इनका निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का था, इनका स्थायी कार्यकाल का मतलब क्या हुआ कि लगभग जो है 60 वर्ष की आयु। ठीक, रिटायरमेंट की एज होती है ना कि 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो गए। ठीक, तो जो है ये दोनों में अंतर होता है। इनका कार्यकाल निश्चित होता है जबकि इनका कार्यकाल स्थायी होता है। ठीक, शासन और प्रशासन में मेन अंतर क्या होता है कि शासन का कार्य क्या होता है? नीति निर्माण करना। ठीक, नीतियां बनाना या देश के लिए कानून बनाना, ये कार्य किसका होता है? शासन का। प्रशासन क्या करता है? ये जो नीतियां शासन द्वारा बनाई गई हैं, शासन की नीतियों को ग्राउंड लेवल पर या लोकल स्तर पर लागू करना, ये मुख्य रूप से प्रशासन का कार्य होता है। ठीक, याद रखना, संसद और विधायिका इसके घटक है, शासन के अंतर्गत आते हैं। IAS IPS और सरकारी कर्मचारी जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रशासन के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? तो जैसे बचपन से राजा रानी की कहानियां पढ़ते आए हो तो उसमें देखा होगा कि विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ा होगा कि कोई भी शासक है या राजा है तो क्या करता है कि राजा किसी देश का कानून बनाने का कार्य किसका होता था? राजा का। राजा कानून बनाता था, लागू कौन कराता था? राजा ही कराता था। और अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता था तो उसको दंडित भी कौन करता था? राजा ही करता था। ठीक, यानी जो ये कानून बनाने का कार्य, कानून को लागू कराने का कार्य और पालन ना करने पर दंडित करने का कार्य है, ये सारे कार्य यही तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं थे, राजा या रानी के पास। तो ये शासन की सबसे प्रमुख शक्तियां हैं, 3 शक्तियां, कानून बनाना, लागू करना और पालन न करने पर दंडित करना। तो प्राचीन काल में जो राजा या रानी के पास जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी तो राजा अपने हिसाब से कानून बनाता था, अपने हिसाब से लागू कराता था और अपने हिसाब से ही दंडित करता था। यानी शक्तियों का संकेंद्रीकरण था, एक स्थान पर शक्तियां सीमित थीं, जिस कारण क्या होता था, राजा या रानी जो भी शासक होता था, शासक हमेशा क्या होता था? निरंकुश होने लगे। जब निरंकुश होने लगे तो निरंकुशता बढ़ी, जनता का शोषण बढ़ा, जगह जगह पर विद्रोह शुरू हुए। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि यूरोपीय देश, एक फ्रांस है, फ्रांस का एक दार्शनिक हुआ मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे कहा गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब होता है, एक वर्ड पे कहा जाए तो शासन की तीनों शक्तियों का वितरण।
शासन की तीन शक्तियां कौन है? वही कानून बनाना, लागू करना, दंड देने का अधिकार। तीनों काम अगर अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिए जाएं तो शासन वर्ग का निरंकुश होना कम हो जाएगा, इस पर अंकुश लगेगा। ठीक, शासन निरंकुश नहीं होगा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होगी, लोगों की रक्षा होगी, नागरिक जो है अधिक खुशहाल होंगे। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत माना गया। ठीक, वही विधायिका कानून बनाने का कार्य। ठीक, तीन भाग बांट दिए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। कानून कौन बनाएगा? जिसके अंतर्गत संसद और विधानमंडल रखे गए। ठीक, कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका कानून को लागू कराएगी। ठीक, कार्यपालिका के दो भाग माने जाते हैं, एक राजनैतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। अब जो राजनैतिक कार्यपालिका है, राजनैतिक कार्यपालिका जो है, राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, इन दोनों में अंतर क्या होगा? जैसे राजनैतिक कार्यपालिका, इसके अंतर्गत क्या आएगा? मंत्रिपरिषद, यानी एक जो मंत्री है, मंत्री भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, संसद का सदस्य वो विधायिका के अंतर्गत आएगा, वो कानून बनाएगा संसद में बैठ के। कानून को लागू कराने वाले में मंत्रिपरिषद भी शामिल होते हैं। प्रशासनिक में कौन आएगा? प्रशासनिक में आईएएस, आईपीएस, जितना भी अधिकारी, ठीक, और अधिकारी के साथ में जितना भी कर्मचारी वर्ग है, सरकारी कर्मचारी, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। इनका काम है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू कराना। ठीक, न्यायपालिका क्या है कि अगर कानून का पालन नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको दंड देगा। दंड कौन देगा? न्यायपालिका देगी। तो न्यायपालिका की जो है अलग से व्यवस्था की गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक, तो जो है इस तरीके से न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। तो शासन की तीनों शक्तियां बांट दी गई। अब शासन के निरंकुश होने की संभावनाएं कम होंगी और इन तीनों व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक रखा गया, इन तीनों शक्तियों को एक दूसरे से पृथक रखा गया, एक दूसरे के आश्रित नहीं रखा गया, जिससे कि लोगों की अधिक से अधिक भलाई हो सके। ठीक, नेक्स्ट है कि अब यहां से शुरुआत होगी कि किस तरीके से विभिन्न देशों में प्राचीन काल से विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां, प्राचीन में किस तरीके से थी, अब किस तरीके की शासन प्रणालियां हैं। जैसे सबसे पहले बात की जाए तो राजशाही या मोनार्की सबसे प्राचीन व्यवस्था। सबसे पहले राजा होता था, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण एक व्यक्ति के हाथ में। फिर कालांतर में सुधार होते गए तो इसमें शासन व्यवस्थाएं चेंज होती गई। राजतंत्र आया, फिर लोकतंत्र आएगा, गणतंत्र आएगा, ठीक, साम्यवादी शासन तंत्र भी आएगा। तो इन सब की परिभाषा थोड़ी सी याद रखना। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जैसे मोनार्की है तो वर्तमान में क्या अभी भी कहीं पर लागू है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर राजतंत्र की बात की जाए तो राजतंत्र क्या है? शासन की वह प्रणाली जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति यानी राजा या रानी के पास संकेंद्रित हो। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि जो है लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में बचपन से पढ़े हो एक ही परिभाषा, अब्राहम लिंकन की, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। उसी तरीके गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र अभी ये सब डिटेल में पढ़ोगे। गणतंत्र क्या होता है? यानी जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंश परंपरा के आधार पर ना चुना जाए, डायरेक्ट जो है जनता द्वारा या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुना जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? गणतंत्र कहा जाएगा। संप्रभुता, सोवरेनिटी क्या होगी? यानी कोई देश है, कोई देश अपने लिए, देश के नागरिकों के लिए कोई कानून बनाएगा तो विदेशी देश से पूछ कर नहीं बनाएगा, यानी अपना निर्णय खुद लेगा। ठीक, तानाशाही क्या होती है? ऑटोक्रेसी, यानी जो है शासन की समझ शक्तियां खुद हथिया लेना। जैसे आजकल नई शासन प्रणाली के तहत रूस ने संविधान संशोधन कर दिया और बता दिया कि 2036 तक जो है व्लादिमीर पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति होंगे। ठीक, साम्यवादी शासन प्रणाली, यहाँ पर जैसे एक दलीय व्यवस्था जैसे चाइना में, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, उसी का शासन चलता रहेगा। ठीक, तो ये शासन की प्रणालियां। तो सबसे पहले देखते हैं राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र यानी राजा का शासन। राजा का शासन मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता की यानी शासन की समस्त शक्तियां केंद्रित होंगी। ठीक, तो राजतंत्र जो होता है वो तीन प्रकार का होता है: पूर्ण राजशाही, संवैधानिक राजतंत्र और संघीय राजतंत्र। पूर्ण राजशाही या एब्सोल्यूट मोनार्क क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से राजशाही, यानी शासन की असीमित शक्तियां एक ही व्यक्ति पर निहित होंगी, राजा के पास। राजा ही क्या करेगा? राजा ही न्यायपालिका, पुलिस का भी काम, ठीक, जो है धन पर भी इसी का कंट्रोल, यानी शासन की सारी शक्तियां राजा। राजा जो चाहेगा वो करेगा, राजा ने जो कह दिया वही सत्य माना जाएगा। ठीक, जो है अपने आप को भगवान का अवतार भी मान लेंगे।
वर्तमान में सऊदी अरब, ओमान और ब्रुनेई ये ऐसे देश हैं जिनमें वर्तमान में भी राज्य व्यवस्था प्रचलित है, जहां पर पूर्ण राजशाही की व्यवस्था प्रचलित है। ठीक, संवैधानिक राजतंत्र, अब यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, संवैधानिक राजतंत्र यानी संविधान भी है और राजतंत्र भी है। अब ये क्या मतलब हुआ, यानी राजा का शासन है लेकिन राजा की शक्तियां जो हैं वो जो है संविधान द्वारा सीमित कर दी गई हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, फिर ऑप्शन देगा। ठीक, यानी राजतंत्र तो है, राजा का शासन है, लेकिन राजा की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित कर दी गई हैं। इसका एग्जांपल ब्रिटेन, स्पेन, जापान और डेनमार्क। ठीक, ऐसे देश हैं जहां पर आज भी राजा का पद है, वंशानुगत आधार पर है, लेकिन क्या होगा कि जो है वहां पर देश लेकिन राजा के कहने पर नहीं चलेगा, उसको पद बना दिया गया, लेकिन देश चलेगा संविधान के हिसाब से। ठीक, इसी तरीके से संघीय राजतंत्र, फेडरल मोनार्क, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भारत है, ठीक, भारत इसका एग्जाम्पल नहीं है, मतलब समझने के लिए देख सकते हो कि जैसे भारत है तो भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हुए, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों को पावर दे दी जाए कि आप अपना संविधान खुद बनाइए, आप अपने संविधान के अनुसार चलिए, यानी सब राज्यों में जो मुख्यमंत्री है उनको राजा बना दिया जाए, सब अपना अपना शासन कार्य अपने हिसाब से चला रहे हैं, नियम कानून भी खुद अपने बना रहे हैं, लेकिन देश का एक, यानी देश में जो केंद्र सरकार है, यानी एक राजा बना दिया जाए, सारे राजा उस बड़े राजा के अधीन होंगे, वही है फेडरल मोनार्क। ठीक, इसका एग्जाम्पल है मलेशिया। ठीक, मलेशिया में छोटे छोटे कई राज्य हैं, उन राज्यों में सारे के सारे राज्यों में राजा है, राजा क्या करता है अपने राज्य में अपने हिसाब से शासन चलाता है, लेकिन जब पूरे सम्मिलित रूप से इंटरनेशनल लेवल का काम आएगा या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी तो केवल राजा जो है वो डिसीजन लेगा। ठीक, तो ये शासन के रूपों में से जो राजतंत्र है, राजतंत्र के ये 3 रूप है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, वंश परंपरा के आधार पर ही राजतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण होता है और शासन की समस्त शक्तियां भी एक ही व्यक्ति के हाथ में सीमित रहती हैं। तो राजतंत्र की परिभाषा में भी ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र बचपन से पढ़ते आए हो कि अब्राहम लिंकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुआ करते थे, इनकी बचपन में किताबों में कहानियां भी पढ़ी हैं, इंग्लिश में पढ़ी होगी अब्राहम लिंकन की स्टोरी, कि किस तरीके से जो है गरीबी से निकल कर ये पढ़ाई करते हैं और कोयला जलाकर जो है कोयले की प्रकाश में ये पढ़ाई करते हैं, फिर आगे चलकर पढ़ते पढ़ते ये उस देश में जो है भेदभाव के प्रति लड़ाई लड़ते हैं और फाइनल जाकर जो है देश के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 2008 से इन्हीं के याद पर मनाया जाता है। तो परिभाषा खूब पढ़े हो, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र किसका, जनता का, किसका शासन है, जनता का शासन है। किसके लिए, जनता के लिए। किसके द्वारा शासन चलाया जाएगा, जनता द्वारा। यानी अगर कोई कानून जनता के लिए बनाया जा रहा है तो जनता ही कानून बनाएगी। ठीक, यही लोकतंत्र की अवधारणा है। अब इसमें से दो खेल हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, अब इसमें मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की परिभाषा में जाओ, जनता के लिए कानून बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, जनता बनाएगी। ठीक, अगर जहां पर जनता खुद कानून बनाएगी अपने लिए, वो क्या होगा, वो कहलाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर जनता खुद कानून नहीं बना रही है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक और सांसद संसद में बैठकर या विधानमंडल में बैठ के कानून बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वही तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र ही ना, क्योंकि ये विधायक और सांसद जो हैं अगर किसी भी पक्ष में वोट डाल रहे हैं संसद में या कोई कानून बना रहे हैं, तो ये माना जाता है कि उस क्षेत्र के, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ना, तो विधायक या सांसद प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस क्षेत्र की जनता का, ये मानते हुए कि उस क्षेत्र की जनता भी इसी के फेवर में है कि ये कानून बनाना चाहती है, तो जनता ही कानून बना रही है। एक जगह पर डायरेक्ट जनता वोटिंग करके बनाएगी, दूसरी जगह क्या है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे। ठीक, दोनों पॉइंट हैं, अच्छे से याद रखना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखो थोड़ा सा डिटेल है, अब यहाँ पर ये चीजें जो हैं, प्रत्यक्ष जैसे लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ एक इनिशिएटिव हैं या इसके कुछ प्रकार हैं या इसकी कुछ रूपरेखा है जिस कारण से, जिस तरीके से लागू होती है, या कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकारों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से ये जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का टूल है, ठीक, या उपकरण है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई कानून बनाना है तो अगर भारत में देखेंगे तो कौन कानून बनाएगा, संसद में बैठ के विधायक या सांसद बना रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होगा जिसमें सांसद या विधायक कानून ना बनाए, डायरेक्ट जनता बनाए। यानी सरकार को अगर किसी भी मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर अगर कानून बनाना है तो उस कानून का ड्राफ्ट यानी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, नेशनल टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर पर रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी किया जा सकता है। अब उसमें जनता से राय मांगी जाएगी, फिर फाइनल वोटिंग होगी कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं इसमें संशोधन चाहते हैं, कितने प्रतिशत लोग जो हैं इसको पारित कराना चाहते हैं। ठीक, अगर इस तरीके से पारित हो जाता है तो ये कहा जाता है कि जनता डायरेक्ट, जनता खुद अपने लिए कानून बना रही है, तो वो हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, यानी नागरिक किसी भी नीति या कानून के निर्माण में बिना किसी मध्यस्थ, यानी कोई भी मेंबर नहीं होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, जनता खुद कानून बनाएगी। ठीक, अब जो है इसमें क्या होता है कि इसमें यह शासन प्रणाली ऐसी है जहां पर जनप्रतिनिधियों के बजाय सीधे नागरिकों को निर्णय लेने की शक्ति होती है। ठीक, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कहीं पर विश्व में। स्विट्जरलैंड, जब भी जो है लोकतंत्र सूचकांक पढ़ते होगे, करंट अफेयर्स में पढ़ते होगे लोकतंत्र सूचकांक, तो लोकतंत्र सूचकांक में देखा होगा यूरोपीय देश ही, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ऐसे देश ही सबसे टॉप पर होते हैं। ठीक, वहां पर लोकतंत्र आदर्श स्वरूप में लागू है। वहां पर अगर कोई कानून, स्विट्जरलैंड में कोई कानून बनना है तो वहां पर सरकार ड्राफ्ट जारी करेगी, उस पर लोगों का मत जानेगी, मत जानने के बाद उसमें संशोधन करेगी, और संशोधन करने के बाद क्या है, फाइनल जाकर जहां वहां पर जो है वोटिंग कराकर जनता खुद उस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करेगी। ठीक, पढ़ी लिखी जनता है, यूरोपीय देश, छोटा सा देश है। ठीक, अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड को यहाँ पर ये प्रत्यक्ष शासन प्रणाली लागू है, इसी कारण से स्विट्जरलैंड को जो है लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि कुछ एक वर्ड हैं, जैसे इनिशिएटिव, जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट, रिकॉल। ठीक, इस तरीके की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो स्विट्जरलैंड में लागू हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, पहल, पहल या इनिशिएटिव, ये वर्ड सब याद रखना, चारों वर्ड याद रखना, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम और रिकॉल। ये चारों लोकतंत्र के टूल माने जाते हैं, डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल माने जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे पहला वर्ड आया इनिशिएटिव। ठीक, यानी पहल, पहल का मतलब शुरुआत करना, यानी कोई कानून, अगर जनहित के मुद्दे पर कोई कानून बनाना है, यार आप जा रहे हैं रोड पर, दिखा कि रोड पूरी टूटी हुई है, तो जनता खुद इनिशिएटिव ले सकती है कि ये रोड बननी चाहिए, या ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए कि जिससे कि ये रोड जो बन रही है, बनने के बाद 1 साल के अंदर टूट जा रही है, 6 महीने के अंदर पुल गिर जा रहा है। ठीक, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो नेता है उसकी भी कुछ लायबिलिटी रहे, उत्तरदायित्व रहे, ऐसा कोई कानून आना चाहिए। तो क्या करेगी जनता, इसके लिए खुद पहल करेगी कि ऐसा कानून बनाया जाए, जनता खुद पहल करेगी। नहीं तो संसद, अगर देश की बात की जाए, संसद देखा जाए, एडीआर की रिपोर्ट देख लो, एडीआर की रिपोर्ट आती है तो पता लगेगा कि संसद भवन में जो है कितने प्रतिशत अपराधी बैठे हैं। ठीक, यानी जिन पर मर्डर से लेकर जो है मर्डर, रेप और अन्य जो है भ्रष्टाचार, इन सब के आरोप छोड़ो, प्रूवन जो है वो अपराध में लिप्त हैं, प्रूव हो चुका है, सजा भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति अपने खिलाफ कानून बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो जो है इसलिए जनता को वहां पर यह अधिकार दिया गया है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई कानून बनाया जाना जरूरी है तो वो कानून बनाने के लिए आप जो है अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं, एक ड्राफ्ट बनाकर, या सरकार को एक सजेशन दीजिए, सरकार उस पर अमल करेगी। ऐसा नहीं कि अपने देश के तरीके यहाँ पर क्या हुआ कि हाँ कोई भी मुद्दा है, सरकार आंख बंद करके कह देती है हाँ हमने तो इस पर जनमत संग्रह कराया था, हमने, जैसे किसान आंदोलन का मुद्दा था तो उसमें सरकार ने कहा था कि हमने किसानों से बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद ही हम जो है ये अधिनियम लेके आए, किसान अधिनियम जो थे। खैर ये सब बात की बातें हैं। तो यहाँ पर ये इनिशिएट का मतलब ये देख लेना, इनिशिएट का मतलब ये हुआ कि किसी भी कानून को बनाने के लिए जनता द्वारा खुद अब शुरुआत करना। दूसरा वर्ड है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि किसी भी मुद्दे पर जनता की राय जानना। ठीक, जनता की राय किस तरीके से कोई सरकार कानून बना रही है तो उसको नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इस पर जनता बताए कि हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, ये कानून सही है या नहीं, इस पर किसी संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। जनता सुझाव देगी और सुझाव पर अमल भी लाएगा, सरकार अमल भी लाएगी। ठीक, फिर इसके बाद आता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब वापस बुलाना,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने विधायक या सांसद चुन रखा है और आपका विधायक या सांसद लगातार डिफेंडर, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां ला रहा है और क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करा रहा है, तो क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं? सरकार जो है मतलब स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, वहां पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि आपने उस व्यक्ति को चुना है किस लिए? अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए। अब अगर वो विकास नहीं करा रहा है तो क्या करना है? हम उसको वापस बुलाने का भी अधिकार दिया गया है कि कार्यकाल के बीच में भी हम वोटिंग करके उस व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक, तो ये इनिशिएटिव रिकॉल जैसी सुविधाएं स्विट्जरलैंड में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत लागू है, इसीलिए स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? विश्व में लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये जो है 4 टूल हैं। ठीक, अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता डायरेक्ट लोकतंत्र पे यानी जनता कानून बनाने में डायरेक्ट जनता की भागीदारी नहीं होती, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हर एक मुद्दे पर वोटिंग होगी तो वोटों की काउंटिंग ही चलती रहेगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक निश्चित जनसंख्या या मान लो 1 लाख या 2 लाख पर जनसंख्या पर एक विधायक या सांसद चुन लिया गया। अब वो विधायक या सांसद उस क्षेत्र की 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उनके तरफ से यानी जनता की तरफ से वो प्रतिनिधि के रूप में संसद में शामिल है कि हाँ, हमारे क्षेत्र की जनता इस मुद्दे पर ये चाह रही है। ठीक, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो है शासन प्रक्रिया जो है चलाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, अब जो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय, एक अध्यक्षीय। संसदीय का मतलब क्या हुआ? जैसे देश में संसद भवन बना हुआ है, संसद भवन बना हुआ है तो यहाँ पर शासन के 2 प्रमुख होंगे। 2 प्रमुख कैसे होंगे? एक होगा संवैधानिक प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख। जैसे भारत में संवैधानिक प्रमुख किसे माना गया है? राष्ट्रपति को, कि देश का संविधान के हिसाब से एक पद बनाया गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। और दूसरा जो है वो शासन का प्रमुख, यानी जब भी 5 साल में चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल का जो नेता होगा उसको क्या घोषित किया जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक, तो एक शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री, एक राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। तो शासन के मतलब जो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में 2 प्रमुख होते हैं। जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप चाचा, तो ट्रंप चाचा जो है उनके वो देश के राष्ट्र के प्रमुख भी हैं, शासन के प्रमुख भी हैं। ठीक, तो दोनों पद एक ही व्यक्ति के हाथ में है। तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में अंतर याद रखना। अब जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल या उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों कहते हैं? अब देखो वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहते हैं? ये ब्रिटेन की संसद की फोटो लगी हुई है। तो ब्रिटेन की संसद जिस स्थान पर है उस स्थान को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। लंदन में जिस स्थान पर है वो वेस्टमिंस्टर है। और विश्व में वैसे तो अगर सबसे पुरानी संसद की बात की जाए तो आइसलैंड की संसद जो है एल्बिंजी, वो सबसे पुरानी संसद है। लेकिन अगर बात की जाए कि विश्व में जितनी भी वर्तमान की संसद हैं उन सब की रूपरेखा जो है वो ब्रिटेन से कॉपी की गई है। ठीक, जैसे ब्रिटेन में जैसे इंडिया है, इंडिया ने भी वेस्टमिंस्टर मॉडल को कॉपी किया है, यानी ब्रिटेन की संसद को कॉपी किया है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में संसद के 2 पार्ट होंगे। ठीक, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में है, उसी तरीके से ये ब्रिटेन की संसद से जो है प्रेरित है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, इसमें वही 2 प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, 2 इसमें होते हैं। उत्तरदायी शासन क्यों कहते हैं? उत्तरदायी शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। यानी अगर मंत्रिमंडल है तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, विधायिका या संसद, केंद्र की बात होगी संसद, राज्य की बात होगी तो विधानमंडल। ठीक, तो ये वर्ड याद रखना कि उत्तरदायी शासन प्रणाली इसीलिए कहते हैं क्योंकि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या है? समझ शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में है, राष्ट्रपति ही अकेला प्रमुख होता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आता है गणतंत्र। गणतंत्र या रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड
देखा जाए तो नया नहीं है। सबसे पहले भारत जो है, भारत की बात की जाए तो एक जब 16 महाजनपद पढ़ते हो तो उसी 16 महाजनपद के पहले जो है गणराज्य आएंगे। ठीक, तो वैशाली जो है, वैशाली गणराज्य जो था, वैशाली गणराज्य को प्राचीनतम भारत का या संपूर्ण विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। गणराज्य मतलब, गणराज्य का मतलब ये हुआ कि शासन का प्रमुख जो है, यानी वैशाली का जब राज्य चल रहा था, यानी जो वैशाली गणराज्य था, वैशाली गणराज्य का जो राजा होता था, राजा का चयन किया जाता था, जनता द्वारा नहीं। ठीक, एक कमेटी होती थी और चयन होगा राजा के परिवार से ही। ठीक, राजा के परिवार से ही चयन होता था। ठीक, ऐसा नहीं कि जनता में किसी से भी चुन लिया जाए, राजा के परिवार से ही चुनाव होता था। लेकिन राजा का चुनाव तो हुआ ना, कोई आंख बंद करके ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे ही हो जाए। एक समिति बनी थी, उस समिति द्वारा जो है राजा का चुनाव होता था। इस कारण वैशाली को जो है विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक, गणराज्य माना जाता है। गणराज्य होता क्या है, अगर परिभाषा देखो तो गणराज्य में जो है इसकी परिभाषा इस तरीके से मानी जाती है कि जिस राज्य का या जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, ठीक, शासनाध्यक्ष नहीं, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक, जो माना जाता है कि ये नेशन का हेड है हमारा, तो जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो है या जिस राष्ट्र का प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना हो, वंश परंपरा के आधार पर ना हो। वंश परंपरा आधार पर होगा तो राजतंत्र हो जाएगा। ठीक, तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जनता द्वारा या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुना जाए, उसी को क्या कहते हैं, गणतंत्र। ठीक, गणतंत्र या रिपब्लिक। अब जो है वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसको वर्तमान समय में सबसे पहले रिपब्लिक माना जाता है। भारत भी एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति क्या है, चुना जाता है। कौन चुनता है, भारत में राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनाव होता नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक और सांसद मिलकर ही चुनते हैं। तो भारत क्या है, एक गणतंत्र है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या ब्रिटेन भी गणतंत्र है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में महारानी यानी क्राउन को जो है राष्ट्र का प्रतिनिधि माना गया है। ठीक, यानी क्राउन को हेड माना गया है। तो जब क्राउन के हिसाब से सरकार चल रही है, और क्राउन जो है मतलब संवैधानिक राजतंत्र है लेकिन क्राउन के नाम पर चल रहा है, तो राष्ट्र का प्रमुख किसको माना जाता है, महारानी को। और महारानी का पद कैसा है, वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर ही ये क्राउन ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक, इसलिए क्या होता है, भारत तो रिपब्लिक है परंतु ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। एक वर्ड और आता है यहाँ पर, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक क्या होता है, ठीक, जैसे केला है तो उसमें बनाना है, उसका छिलका अलग होता है, अंदर अलग होता है। बाहर से तो बहुत ठोस दिखता है लेकिन अंदर जो है सॉफ्ट होता है। तो ऐसा भी कोई रिपब्लिक होता है। तो ऐसा वर्ड जो है ये एक सोवरेनिटी को चैलेंज करने वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सोवरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है कि अगर हमारा देश है भारत, तो हम अपने देश के लिए कोई कानून बनाएंगे तो हम किसी कंपनी के लिए, ठीक, पर्टिकुलर कोई व्यापारिक कंपनी के लिए, या हम अमेरिका के दबाव में या चाइना के दबाव में या किसी अन्य देश के दबाव में काम नहीं करेंगे। हमें अपने देश के लिए जो भी कानून बनाने हैं वो हम अपनी इच्छा से, अपनी जनता के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए जो है वो सारे नियम कानून लागू करेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे देश भी होते हैं, वो देखने में तो लगते हैं गणतंत्र है, ठीक, यानी जो है बाकायदा चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार का चयन होने के बाद सरकार पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कार्य करे, एक बड़ी कंपनी के लिए कार्य करे, किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करने लगे। ठीक, तो बीच बीच में आरोप लगते रहे कि जो है हमारी सरकार जो है किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है, ऐसा कुछ। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो जो बनाना रिपब्लिक होते हैं, बनाना रिपब्लिक ऐसे ही देश होते हैं जो किसी एक कंपनी के लिए कार्य करें। सरकार में बैठे लोग क्या हैं, वो किसी कंपनी से खूब पैसा ले लें, घूस ले लें, फिर इसके बाद क्या है कि वो जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे। आप कोई कानून बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए बनाएंगे। ठीक, या किसी देश के अधीन आ गए, किसी देश से डर गए, तो किसी देश के जो है कहने पर, किसी व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया, उसी व्यक्ति के कहने पर हमारी सरकार भी मान जाए। ठीक, तो ये क्या होता है, बनाना रिपब्लिक होता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट है कम्युनिज्म। ठीक, कम्युनिज्म की बात आती है, साम्यवाद की बात आती है। तो साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म माना जाता है। इनकी पुस्तकें दो बहुत पूछी जाती हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। दास कैपिटल बहुत पूछी गई है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं।
और इनके द्वारा जो है ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। कम्युनिज्म क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है कि देश में एक ही दल रहेगा, ठीक। यानी देश में चाइना है, जैसे चाइना इसका एग्जांपल है साम्यवाद का। तो चाइना में एक ही दल रहेगा, एक ही सिंगल पार्टी होगी, वही चुनाव लड़ेगी। अब जब सिंगल पार्टी है तो चुनाव की क्या आवश्यकता, पार्टी सिंगल है लेकिन पार्टी के अंदर जो है विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके लिए चुनाव होगा, ठीक। तो सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो मेनली इसमें एग्जाम्पल में इसमें रहता है, ठीक। अब वो जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है उसको चाइना में जैसे द पोलित ब्यूरो बोलते हैं। पोलित ब्यूरो के मेंबर बन गए, अब पोलित ब्यूरो के मेंबर बने तब उसके बाद जो है विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के काबिल हुए। तो वर्तमान में साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित देश चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और क्यूबा, ठीक। ध्यान रखना, साम्यवाद के अंतर्गत पहले भूतपूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, लेकिन 1991 में रूस सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन होने के पश्चात जो है अब वहां पर ये व्यवस्था प्रचलित नहीं है, ठीक। वहां पर भी कहने को तो चुनाव होने लगा था, लोकतंत्र था, लेकिन जो है अब फिर से ऑटोक्रेसी हो गई है, ठीक। तानाशाही यानी ऑटोक्रेसी हो गई है, ठीक। तो ये याद रखना। वर्तमान में चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और क्यूबा। अब क्वेश्चन इसमें भी ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश वर्तमान में साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित है या संचालित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, तानाशाही, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है कि शासन की संपूर्ण शक्तियों का फिर से केंद्रीकरण, ठीक। मान लो डेमोक्रेसी चल रही है, भारत सरकार है, भारत सरकार में डेमोक्रेसी चल रही है, भारत में डेमोक्रेसी चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, अचानक से सरकार क्या करेगी, सारे चुनाव बंद कर दे और जो है एक मिलिट्री शासन स्थापित कर दे या पुलिस प्रशासन के दम पर पुलिस राज्य की स्थापना कर दे, ठीक। यानी जो है अब हम जैसा कहेंगे वैसा ही हो, ठीक। चुनाव उनाव सब बंद कर दिए जाए तो वो सब क्या होगा, ऑटोक्रेसी होगा। तो जो है अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सब लगभग तानाशाही के दौर से गुजर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका केवल जो है वहां पर लोकतंत्र है, बाकी अफ्रीका महाद्वीप में कहीं भी लोकतंत्र की शुरुआत भी होती है तो कोई व्यक्ति एक पावरफुल आता है, वो सत्ता हस्तांतरित कर लेता है या सत्ता जो है सत्ता पर कब्जा कर लेता है, ठीक। अब जो है रूस जो है विश्व की नवीनतम ऑटोक्रेसी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि पुतिन साहब ने जो है संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया कि 2036 तक मैं अकेला ही इस साम्राज्य का जो है मालिक बनूंगा, या जो है 2036 तक पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक। ये ऑटोक्रेसी हुई, यानी शक्तियों का फिर से एक साथ केंद्रीकरण। नेक्स्ट वर्ड आता है संप्रभुता, सोवरेनिटी, ठीक। संप्रभुता अभी बता चुके हैं, 2 बार बता चुके। अब इसमें से एक वर्ड याद रखना कि संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है, जीन बोर्डिन। जीन बोर्डिन कहाँ के निवासी, फ्रांस, ठीक। ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे। तो जीन बोर्डिन को जो है सोवरेनिटी का जनक माना जाता है। इसका मतलब वही हुआ कि अगर हमें अपने देश के लिए कुछ कानून बनाना है तो हम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे, ठीक। तो ये संप्रभुता। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक। क्वेश्चन खूब आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसे राज्य की स्थापना जहां पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। यानी सरकार जो है, सरकार का कार्य क्या होता है सरकार मेनली जो है कानून बनाती है, कानून को लागू कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी करती है और न्यायपालिका भी रखती है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या करती है कि वो कंट्रोल करने के लिए सेना रखती है, पुलिस रखती है। अब पुलिस के माध्यम से अगर मान लो उसको पूरा का पूरा कंट्रोल स्थापित कर ले कि सरकार जो कर रही है वो सब कुछ सही कर रही है तो पुलिस राज्य होगा, ठीक। उसको पुलिसिया स्टेट कहा जाएगा। अगर यहीं पर जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित कैसे किया जाए, यही जो है नीतियां होती हैं कि कौन सा राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य है या नहीं। जहां पर जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जाए वही लोक कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक। लोक कल्याणकारी राज्य का की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है यूएसए के राष्ट्रपति रहे हैं, इनके द्वारा जो है ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ठीक। इसमें क्या है कि राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखेगी, ठीक। इसके लिए वो पुलिस तंत्र स्थापित करेगी, लेकिन नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक हित पर ज्यादा ध्यान देगी। ऐसा नहीं कि अगर जनता जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोल रही है तो हम पुलिस के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक।
अब जैसे भारत की बात की जाए तो भारत में भी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना के लिए बात कही गई थी कि हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, और इसी के लिए डीपीएसपी की अवधारणा रखी गई थी। ठीक, नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान की। भारत को भी हम लोग जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में शामिल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान। तो संविधान क्या होता है कि संविधान किसी देश का एक ऐसा सर्वोच्च कानून होता है या कानूनों का समूह होता है जिसके माध्यम से कोई देश संचालित होता है। ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके ऐसे ही देश चल रहा है कि हाँ अपने हिसाब से छोड़ दिया तो अपने हिसाब से चलता रहे, ऐसा नहीं। तो इसके लिए बाकायदा नियम और कानूनों का एक संग्रह होता है जो किसी देश को चलने के लिए आवश्यक होते हैं। चलने का मतलब नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, मतलब एक देश जो है किस तरीके से फंक्शन करेगा, उसकी कार्यपालिका, विधायिका या जो है न्यायपालिका किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसके लिए बाकायदा जो है व्यवस्थाएं की जाएं। ठीक, तो संविधान जो है विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का लिखित या अलिखित संविधान होता है। क्या होता है? किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसको मानने के लिए हर एक व्यक्ति बाध्य होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो है कोई देश अगर संविधान के माध्यम से चल रहा है तो हमारा मन है तो हम संविधान मानेंगे, दूसरे व्यक्ति का मन है वो संविधान ना माने, ऐसा नहीं है। संविधान मानना पड़ेगा। जब सब लोग जो है किसी नियमों के अधीन चलेंगे, अगर नियम सबके लिए बराबर है और सभी लोग नियमों के अधीन चलेंगे, तभी कोई देश अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। ठीक, अब सभी को फंक्शन करने के लिए किसी को नुकसान भी होगा, किसी को प्लस भी होगा। तो जो है एक जो थोड़ी सी ऊंच नीच की खाई है उसको बराबर करने के लिए सारी व्यवस्थाएं अपनाई गई। ठीक, संविधान की मुख्य भूमिका क्या होती है कि सरकार के विभिन्न जो है अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। ठीक, अगर संविधान की पुस्तक है, उसको संविधान है, उसके द्वारा ये नियत किया जाता है कि विधायिका क्या कार्य करेगी। ठीक, कार्यपालिका है तो कार्यपालिकाएं क्या क्या कार्य करेगी। ठीक, या कार्यपालिका के विभिन्न अंग हैं या विभिन्न व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, तो सबकी अपनी अपनी पावर क्या होगी, सारी चीजें इसके द्वारा निश्चित की जाती है। ठीक, अब ये संविधान आवश्यक क्यों है? संविधान आवश्यक इसलिए है कि कानून बनाने का कार्य किसको दिया गया है? राज्य को। ठीक, और अगर राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो राज्य अपनी इच्छा से कानून बनाएगी। सरकार में बैठा कोई व्यक्ति निरंकुश भी हो सकता है। क्यों? उसके पास कानून बनाने की क्षमता आ गई, उसने स्वयं को घोषित कर लिया कि अब मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा या प्रधानमंत्री रहूंगा। तो क्या होगा? लगातार फिर जो लोकतंत्र या जो भी शासन की व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होगी। जब डिस्टर्ब होगी तो फिर क्या होगा? शोषण होगा। ठीक, जब जनता का शोषण होना प्रारंभ होगा तो यानी जो शासन की शक्ति है, यानी राजा की शक्ति है या देश के प्रधानमंत्री या राज्य की जो शक्ति है और जनता के जो अधिकार हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही ये संविधान रखा गया है। ठीक है, संविधान बनाया जाता है। अब संविधान जो है, संविधान कई प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। संविधान लिखित भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, और अलिखित भी हो सकता है। ठीक, तो जो जैसे रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात आए, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान था। ठीक, क्या अलिखित भी हो सकता है संविधान? तो बिल्कुल अलिखित संविधान है, जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ सबको मुजबानी आता है। अलिखित का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे कन्वेंशन के रूप में है, छोटे छोटे हर चीज के लिए अलग अलग नियम कानून है, जब मन आता है समय के साथ उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक, ये अलिखित संविधान माना जाता है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के रूप में है। जबकि भारत का संविधान एक बुक के रूप में लिखित है। अब इसमें संशोधन थोड़ी से अपेक्षाकृत कठिन तरीके से होगा। तो लिखित संविधान के फायदे क्या हैं? ये आजकल जिस हिसाब से एआई जनरेटेड क्वेश्चन एसएससी बना रहा है, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को प्रमुखता से ध्यान देना। जैसे लिखित संविधान या अलिखित संविधान है तो दोनों में क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। जैसे लिखित संविधान है, लिखित संविधान होने का फायदा सबसे बड़ा क्या है कि हर चीज की क्लैरिटी है, हर चीज की स्पष्टता है कि किसको क्या अधिकार मिलेंगे, कौन क्या कार्य करेगा। ये सारी की सारी क्लैरिटी किससे है? लिखित संविधान से। अलिखित संविधान में क्या होगा? चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी, अपने हिसाब से चेंजमेंट हो जाएगा। लिखित संविधान में संशोधन करना थोड़ा सा कठिन है। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे अलिखित संविधान है तो सरकार कोई आई, सरकार नहीं चेंज हुई तो उसने क्या किया, पूरा संविधान बदल दिया और अपने हिसाब से सरकार चलाने लगी। ठीक, जबकि लिखित में अपेक्षाकृत कठिन होगा। ठीक, तो स्पष्टता और निश्चितता है, नियम स्पष्ट हैं जिन कारण से शासन की विभिन्न इकाइयों के मध्य में विवाद की स्थिति न्यूनतम होती है।
नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकार नियत किए गए हैं, जैसे मूल अधिकार हैं तो मूल अधिकार नियत किए गए हैं कि ये मूल अधिकार राज्य को प्रदान करने पड़ेंगे। ठीक, अब जब अधिकार नियत है तो क्या होगा, सरकार को अनिवार्य रूप से वो नियम कानून जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक, जनता को जो है वो अधिकार देने ही पड़ेंगे। ठीक, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर अगर कार्य कर रही है तो दोनों के लिए अलग अलग कार्य निश्चित है। संविधान ने फिक्स कर दिया है कि जो है जैसे संविधान में केंद्र राज्य संबंधों की बात आएगी, 7वीं अनुसूची में जब पढ़ोगे केंद्र राज्य संबंधों की बात होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय निश्चित कर दिए गए हैं कि केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती में दोनों कानून बनाएंगे, मिलजुल कर कानून बनाएंगे। ठीक, तो ये सब स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है लिखित संविधान में। नकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक ये रिटन है, पुस्तक है, तो इसमें संशोधन करना है तो संशोधन अपेक्षाकृत कठिन होगा। ठीक, जिस कारण से समय के हिसाब से परिवर्तन में थोड़ा सा समय के हिसाब से संशोधन में अगर संविधान में संशोधन करना है या परिवर्तन करना है तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। विकास में संबंधित बाधा, ठीक, ऐसा भी माना जाता है कि समय के अनुसार संशोधन न होने के कारण पुराने जब संविधान बना था उस हिसाब से जो कानून प्रचलित थे वो लगातार अभी भी बने हुए हैं, तो क्या होगा, विकास में बाधा होगी। ठीक, क्रांति का जोखिम, अगर लगातार रूढ़िवादी ढंग से पुराने कानूनों के हिसाब से देश चल रहा है तो उसके विरोध में क्रांति होने की भी आशंका बनी रहेगी। ठीक, तो ये लिखित संविधान के कुछ गुण और दोष हैं। इसी तरीके से जो अलिखित संविधान है, अलिखित क्या होता है, अलिखित संविधान मुख्य रूप से प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई भी किसी भी मुद्दे पर कानून बनना है, ठीक, अगर कानून बनना है तो कानून आज के हिसाब से मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया कि ये कानून सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा और अगर लगेगा तो हाँ उस पर चेंजमेंट किया जा सकता है, तो इजी गोइंग चेंजमेंट होते हैं। ठीक, अगर जो है अपेक्षाकृत आसानी से परिवर्तन होता है तो समय के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, जन इच्छा का सम्मान, यानी सरकारें जब भी चेंज हुई तो आराम से इजी गोइंग सरकार के हिसाब से उसमें चेंजमेंट हो जाता है, यानी जिस व्यवस्था को वो सरकार फॉलो करेगी ऐसा माना जाता है कि जनता ने उसी व्यवस्था के तहत उनको चुना है या उस पार्टी के जो है चाल चरित्र के आधार पर ही चुना है, तो उसी आधार पर इसका जो है इस संविधान में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें जो है विद्रोह और क्रांति की संभावना कम होती है क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होता है, समय और परिस्थिति के अनुकूल सम्मान भी मिलता है। ठीक, अब इसके अलिखित संविधान जो है इसमें प्रमुख कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी है क्लैरिटी की। केंद्र राज्य के बीच में जो है केंद्र राज्य के बीच में जो विषय हैं उनका स्पष्ट रूप से बंटवारा या शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा न होने के कारण क्या होगा, जब बंटवारा नहीं है दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ेगा। ठीक, शासन की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां हैं, विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके बीच शक्ति को लेकर यानी शक्ति प्रदर्शन होगा, क्लैश होगा। ठीक, तो ये अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत का, अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं कि भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, यहीं से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होगी। संघीय विशेषताएं और कुछ एकात्मक विशेषताएं, ये आगे चल के पढ़ोगे कि जो है भारत का संविधान किस तरीके का है। ठीक, भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, तो अर्धसंघात्मक किस तरीके से है यही पढ़ोगे, तो अभी बेसिक से ये पढ़ लो, नेक्स्ट चैप्टर यहीं से मतलब एक चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद जब भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ोगे तब ये चैप्टर फिर से पढ़ोगे। ठीक, संघीय विशेषताएं क्या होती हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं कि संघीय विशेषताएं क्या होती हैं, एकात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक लॉजिक ये याद रखो कि देखो सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हमको जो है कोई टॉपर आया, एसएससी में टॉपर आया और उसने बीटेक कर रखा है, बीटेक करके उसने आईआईटी से बीटेक करके आया और एसएससी में रैंक 1 लेके चला गया। ठीक, अब ये हुआ कि जो है इन्होंने तो फलानी जगह से पढ़ा, इन्होंने ये पढ़ा वो पढ़ा, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उसकी इंग्लिश वीक हो सकता है उसकी जीएस वीक हो, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, उसकी मैथ स्ट्रांग है, तो सबके लिए अलग अलग नियम कानून है, तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आपको कितने अच्छे ढंग से अपना सिलेबस आ सकता है या तैयार हो सकता है उसी आधार पर ही पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं और सोचने समझने की क्षमताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक, तो इसमें अपना एक लॉजिक ये याद रखना कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। ठीक, तो जो भी एग्जाम्पल में यानी उसमें जो भी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में हमेशा ये चीज देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये हमें पता चले कि केंद्र सरकार मजबूत है या केंद्र और राज्य दोनों बराबर हैं।
जहां पर केंद्र मजबूत होगा वो लक्षण कहलाएगा एकात्मक, ठीक, और जहां पर दोनों के अधिकार बराबर होंगे वो होगा संघात्मक। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन खूब आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर अलग अलग याद करने बैठे ना कि ये संघीय विशेषताएं हैं और ये एकात्मक विशेषताएं हैं, तो कम से कम 12-12, 15-15 दोनों में याद करने पड़ेंगे, और समय के अनुसार उसमें अगर चेंजमेंट कर दिया तो भी गच्चा खाओगे, ठीक। तो एक ही वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर किसी भी ऐसा कोई प्रावधान, मान लो जैसे संविधान संशोधन है, अगर आसानी से संविधान संशोधन हो जा रहा है तो संविधान संशोधन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार करती है, यानी संसद करेगी, ठीक। तो आसानी से संविधान संशोधन अगर हो जा रहा है तो केंद्र सरकार मजबूत होगी। अगर केंद्र सरकार मजबूत हो रही है तो क्या होगा? शक्तियां सब किस तरफ जाएंगी? केंद्र सरकार की ओर। अगर केंद्र सरकार मजबूत होगी तो एकात्मक, अगर दोनों मिलजुल कर कार्य करेंगे तो संघात्मक, ठीक। कुल मिला के ये है। आगे चल के पढ़ोगे और भी संघीय विशेषताएं क्या होती हैं। फेडरल स्ट्रक्चर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर मतलब दोनों, फेडरल का मतलब दोनों। अब यहाँ पर संघ का मतलब केंद्र में ना जाना, ठीक। यहाँ पर अगर केंद्र मजबूत होगा तो वो एकात्मक लक्षण आएगा, ठीक। तो संघीय विशेषताओं में क्या होगा? फेडरल फीचर्स में लिखित और सर्वोच्च संविधान। अगर संविधान सर्वोच्च है, संविधान लिखा हुआ है, तो क्या होगा? केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियां स्पष्ट रूप से बटी हुई हैं, दोनों मिलजुल कर कार्य करेंगे। अगर अलिखित संविधान है तो क्या होगा? अलिखित संविधान है तो संसद जब चाहेगी तब राज्य का कोई भी कानून जो है अपने राज्य में कोई भी कानून अपना लागू कर देगी, कि आज से जो है तुम्हारा डीजीपी हम नियुक्त करेंगे, तुम्हारा जो है डीएम हम नियुक्त करेंगे, ठीक। तो ये लिखित संविधान किसकी विशेषता है? संघीय विशेषता। स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो संघात्मक लक्षण, यानी केंद्र और राज्य दोनों को बराबर न्यायपालिका जो है बराबर तरीके से देखेगी। और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो क्या होगा? केंद्र सरकार जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से कार्य करेगा। अगर केंद्र राज्य के मध्य में विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हिसाब से जो है आदेश करेगी, ठीक। द्विसदनात्मक संसद का मतलब कि देश में जो संसद है दो भागों में बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका फायदा क्या हुआ? फेडरल क्यों होगी? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो इसमें राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। क्योंकि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आखिरकार मेंबर तो राज्यों से ही होंगे ना, तो राज्यों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलता है, ठीक। इस कारण से ये भी एक संघीय व्यवस्था है, जिस कारण से केंद्र सरकार तो होगी, लेकिन केंद्र सरकार में संबंधित राज्य के जो प्रतिनिधि होंगे वो राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलता है, इसलिए ये भी एक संघीय व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था की बात की जाए तो संविधान का लचीलापन। लचीलापन मतलब संविधान लचीला है, इसका मतलब ये हुआ कि इजी गोइंग, इस पर संशोधन हो सकता है। अब संशोधन अगर आसानी से हो रहा है तो क्या होगा? संशोधन अगर आसानी से हो रहा है, संशोधन कौन करेगा? केंद्रीय संसद करेगी। संसद करेगी तो संसद हो गया जो है मतलब केंद्र मजबूत होगा, ठीक। जिस कारण से एक कैसी व्यवस्था है? एकात्मक विशेषता है, ठीक। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का मतलब ये हो गया आपातकाल, ठीक, जिसके अंतर्गत से मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल और साथ में वित्तीय आपातकाल, ये तीनों जो आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इस समय क्या होता है कि इस समय सारी शक्तियों का केंद्रीकरण राज्य सरकार से हटकर, ठीक, आपातकालीन स्थितियों में राज्य सरकार से हटकर शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र की तरफ होने लगता है। ये भी भारतीय संविधान की एक एकात्मक विशेषता है, यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका और सेवाएं, ठीक। एकीकृत न्याय भारत में जैसे है एकीकृत न्याय पालिका होगी या न्याय व्यवस्था होगी तो क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ही सर्वे सर्वा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ही सारे कार्य देखेगा तो क्या होगा? केंद्र सरकार अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होगी। तो केंद्र की तरफ जैसे जैसे शक्ति का स्थानांतरण होगा, केंद्र मजबूत होगा, वहां पर ये एकात्मक विशेषता को ही प्रदर्शित करेगा, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। ये वाला टॉपिक फिर से जो है इस एक चैप्टर होने के बाद भारत का संवैधानिक विकास, फिर भारत का संविधान बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तब भारतीय संविधान की विशेषताएं फिर से पढ़ेंगे, ठीक। तो वहां पर ये टॉपिक फिर से होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक। नमस्कार, बाय बाय।